7 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन फिल हीथ, जिन्हें द गिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, और अपने फर्स्ट प्रो शो के अंदर ही इन्हें ये निकनेम मिल गया था द गिफ्ट, जिसका मतलब ये होता है कि उनके पास वो सभी परफेक्ट टूल्स थे जिसकी वजह से कोई भी एक नॉर्मल पर्सन एक डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी बिल्डर और एक ऐसा कंप्लीट बॉडी बिल्डर बनता है जिसे कोई भी अदर पर्सन कभी भी डिफीट नहीं कर सकता अगर वो अपने प्राइम टाइम पे हो। तो आज इन्हीं की लाइफ जर्नी और इन्हीं की बायोग्राफी के बारे में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी मेरी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं। मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं, कमेंट्स बहुत करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नई वीडियोज़ की अपडेट नहीं मिल पाती। इसीलिए अगर आपने ये वीडियो ओपन करी है, आपको बॉडी बिल्डिंग पसंद है, तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ताकि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड आपको जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं वो जल्दी से आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। फिल हीथ का जन्म 18 दिसंबर 1989 में हुआ था। उस टाइम पे वो लोग वॉशिंगटन में रहा करते थे। सीटल एक वहाँ का लोकल प्लेस है उस जगह पर। और फिल हीथ के अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, जो उनके पास सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है आज की डेट में भी, वो यही है कि उनके पास राउंड मसल बेली जिसे कहते हैं वो थी, और वो उनकी बचपन से ही है। अगर आप उनकी बचपन की पिक्स देखा करें तो उनके पास, जैसे कि अगर आप काफ मसल देखें तो काफ मसल बहुत सारे लोगों का एक वीक पार्ट होता है, लेकिन फिल हीथ के बचपन से ही काफ मसल बहुत ही एक्टिव और बहुत ही कंप्लीट दिखा करते थे। उनके पास एक राउंड मसल बेलीज बचपन से ही है, क्योंकि वो उनकी जेनेटिक्स में मिले हैं। फिल हीथ का पूरा नाम शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं बता देता हूँ। फिलिप जेरेड हीथ, ये उनका पूरा नाम है। उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है उस पोजीशन से जहाँ पर फिल हीथ अपने लोकल स्कूल में पढ़ा करते थे, और साथ ही साथ अपने उस लोकल स्कूल के बास्केटबॉल टीम के कैप्टन थे। और अपनी जो इम्प्रूवमेंट थी वो बास्केटबॉल में बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे, लेकिन अपनी स्पीड, अपनी हाइट और अपनी जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ फिजिकल एबिलिटी में, उसे बिल्ड करने के लिए उन्होंने वहाँ का लोकल जिम ज्वाइन किया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बास्केटबॉल एबिलिटी को आगे बढ़ा सकें। उस समय शायद उन्हें ये नहीं पता था, या किसी और ने भी ये बात नहीं सोची होगी, कि ये लड़का जो इतनी कम हाइट का है ये किसी भी टाइम पे आगे जाके एक मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन बनेगा। लेकिन इनके अंदर की जो डेडिकेशन थी शुरू से ही, क्योंकि ये शुरू से ही बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, तो जो एक एथलीट होता है उसके अंदर एक डेडिकेशन लेवल होता है, जिसकी वजह से वो अगर कोई भी फील्ड अगर ज्वाइन करता है तो उसे अपना 100% देकर, एक डेडिकेशन, एक सेक्रीफाइस के साथ उसे आगे बढ़ाता है, जो उसे सक्सेस की राह पे ले जाते हैं। यही हुआ इनके साथ भी। जब इन्होंने जिम ज्वाइन किया तो इन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए। बहुत कम ट्रेनिंग करते थे, न्यूट्रिशन की इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन बॉडी इतनी परफेक्ट तरीके से इनकी बिल्डेड है, पहले से जेनेटिक्स में इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि राउंड मसल बेलीज अब देखें तो एक टीनेजर के अंदर इतनी सारी राउंड मसल बेलीज नहीं दिखेंगी। जबकि ये बास्केटबॉल खेला करते थे, ये कोई ऐसा गेम नहीं था, सॉकर नहीं था या फिर रग्बी नहीं था जिसमें कि इनके शोल्डर्स या फिर इनके लेग्स इतने ज़्यादा हाई लेवल पे, इतने ज़्यादा राउंड बिग दिखाई दे। लेकिन बिकॉज ऑफ इनकी जेनेटिक्स इतनी अच्छी है, इनके पास राउंड मसल बेलीज हैं, ये जब भी ट्रेनिंग करते थे तो इनका मसल बहुत ही अच्छा राउंडली पंप हुआ करता था। ईच एंड एवरी मसल ग्रुप में एक अलग सा सेपरेशन और पंप दिखाई दिया करता था। बास्केटबॉल के चैंपियन होने की वजह से अपने लोकल एरिया में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिशन मिल गया, और इस बिहाफ पे उन्हें वो एडमिशन मिला था कि वो उस यूनिवर्सिटी की तरफ से बास्केटबॉल खेला करेंगे। तो एक तरीके से उन्हें बास्केटबॉल की वजह से एक स्कॉलरशिप मिली, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रेजुएशन आगे कर पाते। यही वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पे उन्हें ये पता लग गया था, क्योंकि वो उस टाइम पे जूनियर से सीनियर कैटेगरी में गेम खेलने लग गए थे। और सीनियर कैटेगरी में आप सभी जानते हैं कि बास्केटबॉल एक हाइट का गेम है। जिनकी हाइट लंबी होती है उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बास्केटबॉल में अच्छा आगे करियर करने के लिए, जो कि फिल हीथ का एक डाउन साइड था कि उनके पास उतनी अच्छी हाइट नहीं थी। लेकिन उनके पास एक अलग पैशन, एक अलग मोटिवेशन तब तक आ चुका था, जिसे वो बॉडी बिल्डिंग में ढूंढ चुके थे। बॉडी बिल्डिंग में जब वो जिम में हार्ड वर्क करने जाया करते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी जेनेटिक्स थी कि अगर वो लेस अमाउंट ऑफ फूड या फिर लेस न्यूट्रिशन वाला फूड भी लेते थे तो भी उनकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दिया करती थी। उस वक्त बॉडी बिल्डिंग को अपना पैशन बनाने के लिए सोचकर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना कदम रखा, और बॉडी बिल्डिंग में स्टार्टिंग के जब उनका पीरियड ऑफ टाइम था, उस टाइम पे धीरे धीरे मैगजीन से, अलग अलग जगह से, लोगों से, अपने लोकल जिम के ट्रेनर से, वहाँ से
थोड़ी बहुत जितनी भी न्यूट्रिशन की नॉलेज वो ले सकते थे ली उन्होंने। वहाँ से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी तरीके से, एक मेंटलिटी के साथ कि अब उन्हें कम्पीट करना है इसमें। और जब इस मेंटलिटी के साथ फिलित ने ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो बहुत जल्द उन्हें एक ऐसे रिजल्ट मिलने लगे जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी थी वो बाकी सभी एथलीट से बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे दिखाई देने लगी, कंडीशन वाइज भी और मसल साइज़ वाइज भी। उनका करियर स्टार्ट होता है इन 2002 जब उन्होंने कम्पीट करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे ही इन 2002-03 वो लगातार अपना जो एक जूनियर लेवल का कंपटीशन होता है बॉडी बिल्डिंग का लाइट वेट में, वो लगातार जीतते चले गए। और जैसे जैसे उनका कंपटीशन जीतना स्टार्ट हुआ उनका मोटिवेशन इतना हाई हुआ कि पर ईयर वो इम्प्रूवमेंट के साथ अपना कभी भी ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि कोई बॉडी बिल्डर अपने स्टेज को ऑफ दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं हुआ। वो हमेशा ऑन दिखाई देते थे, हमेशा राउंड मसल बेली शो करते थे। और 2003 में वो टाइम पीरियड आया जब उन्हें पहली बार जे कटलर ने इम्प्रूवमेंट की वजह से नोटिस किया कि एक साल पहले फिल हीथ कैसे दिखते थे और एक साल बाद उन्होंने कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, जबकि उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस नहीं हैं। तब उस वक्त जे कटलर ने फिलित से कहा था कि आने वाले टाइम में तुम्हें स्पॉन्सरशिप ज़रूर मिलेगी और तुम एक अच्छे और एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर ज़रूर बनोगे। इस बात पे फिलित को उस टाइम पे भरोसा नहीं हुआ था। फिलित खुद ये बात एडमिट करते हैं कि उन्हें उस समय ये बात पे भरोसा नहीं था कि वो आगे जाके कभी मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन भी बनेंगे, क्योंकि वो कभी भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे अपनी एबिलिटी को लेके, क्योंकि उनके पास कोई इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में गाइड करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन वो टाइम पीरियड आया जब इन 2005 उन्होंने लगातार अपने जितने भी कॉम्पिटिशन्स थे सारे जीते और IFBB का प्रो शो खेलने के लिए वो क्वालिफाई कर गए। उस टाइम पे उन्हें हैनी रैम्बोट मिले और वहाँ से फिल और हैनी रैम्बोट की जोड़ी स्टार्ट हुई, जिसने कि आगे जाकर ऐसे रिकॉर्ड सेटल किए और ऐसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके दिखाया जो सभी को लगता था कि बहुत मुश्किल है कि कोई एक छोटे फ्रेम का बॉडी बिल्डर इतना बड़ा लगातार मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन बन पाएगा। वहाँ से कहानी हुई शुरू हैनी रैम्बोट, फिल हीथ और 3D मसल शोइंग की। बात आती है इन 2006 में। 2006 एक ऐसा ईयर था जिस साल फिल हीथ ने लगातार 2 प्रो शो खेले और दोनों बड़े प्रो शो, ये नहीं था छोटे प्रो शो, दोनों बड़े प्रो शो खेले और दोनों के दोनों ही जीते। पहला प्रो शो था कोलोराडो प्रो और सेकंड प्रो शो था न्यूयॉर्क प्रो। ये दोनों बहुत ही बड़े प्रो शो थे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे और पुराने एथलीट्स खेला करते थे। वो एक टाइम था जिसके बाद फिल हीथ के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी, क्योंकि तब तक फिल हीथ के मेंटेलिटी में ये कभी भी नहीं था, वो एक बिलीव सिस्टम नहीं था कि वो एक इतने अच्छे एथलीट हैं कि वो टॉप क्लास मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन के लेवल पे खड़े हो सकते हो। लेकिन हैनी रैम्बोट से मिलने के बाद जब उनके अंदर वो एक मेंटेलिटी आई, क्योंकि वो एक कोचेबल एथलीट थे और हैनी रैम्बोट को मेंटरशिप लेने के बाद हैनी रैम्बोट ने उन्हें इस तरीके से कोच किया, उनकी मेंटेलिटी ऐसी इंप्रूव करी कि उन्हें ये दिखने लगा कि उनका आने वाला 5 साल बाद करियर कितना ज़्यादा ब्राइट होगा। साल आता है इन 2007। वो 2006 में ही दोनों प्रो शो जीत के क्वालिफाई कर गए थे मिस्टर ओलंपिया के लिए, लेकिन उन्हें पता था कि वो अभी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, क्योंकि वो एरा रोनी कोलमैन का था और रोनी कोलमैन का साइज़ तो आप सभी को पता है कि उनसे बड़ा साइज़ आज तक कभी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं किसी का ऑन स्टेज। इसकी वजह से फिल हीथ ने थोड़ा ऑफ लिया और इन 2007 उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक में अपना डेब्यू किया और आर्नोल्ड क्लासिक में 5th पोजीशन उनकी आई और वो उसी साल दोबारा से 2007 में भी ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर गए। लेकिन उन्होंने फिर भी डेब्यू नहीं किया ओलंपिया में। ओलंपिया के लिए उन्होंने फिर से 1 साल का गैप लिया, इम्प्रूवमेंट करे और 2008 में दोबारा से एक प्रो शो खेला, उसे जीता और उस प्रो शो का नाम था आयरन मैन। आज तक फिल हीथ ने जितने भी प्रो शो खेले हैं वो कोई भी शो छोटा नहीं था, सारे बड़े शो वहाँ उन्होंने जीता आयरन मैन। और आर्नोल्ड जब वो खेलने गए तो आर्नोल्ड खेलते वक्त उनके पास में बहुत बड़े बड़े एथलीट अगल बगल में खड़े थे, जिसमें कि एक नाम डेक्स्टर जैक्सन का भी है। उस साल आर्नोल्ड क्लासिक डेक्स्टर जैक्सन ने जीता था और 2nd प्लेस पे फिल हीथ आए थे। अगर डेक्स्टर जैक्सन आर्नोल्ड में नहीं खेल रहे होते तो फिल हीथ अपना पहला आर्नोल्ड क्लासिक उस साल जीत लेते। जब 2008 में मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन में फिल हीथ ने अपना डेब्यू किया तो वो 1993 के बाद पहले ऐसे एथलीट बने जिन्होंने अपने डेब्यू में टॉप 3 रैंक को अचीव किया हो, क्योंकि 1993 में लास्ट टाइम फ्लेक्स व्हीलर ने ये करके दिखाया था कि वो अपने फर्स्ट प्रो डेब्यू के बाद अपना जब ओलंपिया डेब्यू किया था तो उन्होंने टॉप 3 रैंकिंग हासिल करी थी। और इन 2008 जब फिल हीथ ने ऐसा कारनामा करके दिखाया तो वो सभी के सभी जो टॉप ओलंपियंस थे उस टाइम के, जैसे डेनिस वुल्फ थे,
डेक्स्टर जैक्सन थे, जे कटलर थे, इन सब के बीच में ब्रांच थे, इन सभी के बीच में एक अलग सा नाम इनका सबसे ऊपर आ गया कि ये एक ऐसा एथलीट है जो आने वाले टाइम पे मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन के ऊपर अपना जो चैम्पियनशिप का है वो हकदार होगा। लेकिन वो कितनी जल्दी उस लेवल पे पहुंचेंगे कि वो मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन बने, ये किसी को नहीं पता था। और उसके नेक्स्ट ईयर इन 2009 फिल हीथ और जे कटलर साथ में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि 2008 में जब जे कटलर डेक्स्टर जैक्सन से हारे थे, उसके बाद हैनी रैम्बोट जो फिल हीथ के कोच थे, उन्होंने जे कटलर से ये कहा था कि अगर आप किसी भी तरह की हेल्प चाहते हो, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो या फिर वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल। हैनी रैम्बोट उस वक्त तक फिल हीथ को एक ऐसे लेवल तक ले आए थे जिस लेवल पे सभी को लग रहा था कि फिल हीथ आने वाले 1 या 2 या 3 सालों में मिस्टर ओलंपिया को पूरी की पूरी तरह कॉन्करर कर लेंगे और वहाँ पर अपना एक ऐसा प्लेस बनाएंगे जहाँ से उन्हें बीट करना बहुत टफ हो जाएगा। इस पोजीशन पे आकर अगर हैनी की सपोर्ट लेना, क्या ये सही होगा या नहीं, जे ये सोचा करते थे। लेकिन उस टाइम पे जे और फिल, उनकी जो यारी दोस्ती थी, उन्होंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ आगे का करियर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। हैनी के साथ ट्रेन करते हुए 2009 में जे कटलर और फिल हीथ दोनों ही मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे चढ़े और 2009 में कुछ ऐसा हुआ जिसको फिल हीथ या तो कभी भूल नहीं पाएंगे और ना जे कटलर कभी भूल पाएंगे। जे कटलर ने उस साल वो क्वाड स्टॉम्प, जो एक लेजेंडरी पिक्चर बन गया हर एक एथलीट के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा प्राइम टाइम था जे कटलर का जिसमें उनके क्वाड के इतने अच्छे सेपरेशंस दिखाई दे रहे थे। पूरा का पूरा लेफ़्ट साइड का क्वाड इतना ज़्यादा अमेजिंग स्ट्राइशंस दिखा रहा था कि जिसकी वजह से वो पिक्चर एक लेजेंडरी पिक्चर बन गई। जब तक मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग रहेगी तब तक वो पिक्चर सभी लोगों के दिमाग में रहेगी। लेकिन फिल हीथ के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने फिल हीथ को बहुत ज़्यादा एक ऐसा एथलीट बना दिया। अभी तक तो फिल हीथ बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, सबसे अच्छे से बात करना, एक वो अपने अंदर बिलीव सिस्टम अभी तक लेके नहीं आए थे। लेकिन जे कटलर उस साल उस कंपटीशन को जीते और उसके बाद जे ने फिल हीथ को कहा कि अगर मैं एक बार मिस्टर ओलंपिया हार कर, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई भी अगर एथलीट मिस्टर ओलंपिया में हारा हो तो वो वापस आकर कभी जीता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो एक बार हार गया वो कभी भी नेक्स्ट टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन कभी नहीं बना। ये उस टाइम तक की हिस्ट्री थी और जे कटलर ने वो हिस्ट्री बदल के रखी थी। तो जे कटलर ने फिल हीथ के अंदर वो कॉन्फिडेंस दिया कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं एक हारने के बावजूद इम्पॉसिबल सबको लगने वाली चीज़ मैंने करके दिखाई, तो तुम भी अपने अंदर बिलीव रखो कि तुम्हारे अंदर सच में वो एक गॉड गिफ्टेड थिंग है जिसकी वजह से तुम आने वाले टाइम में पक्का मिस्टर ओलंपिया में रूल करोगे। और वो बिलीव सिस्टम जब फिल हीथ के अंदर आया तो इन 2010 फिल हीथ ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया, बहुत अच्छा मसल डेंसिटी और ऐसा शेप लेके वो स्टेज पे आए कि जे के साथ 1v1 में स्टैंडिंग कर रहे थे और सिर्फ कुछ 2 से 3 पॉइंटों की वजह से जे कटलर उस कंपटीशन को जीत गए और फिल हीथ सेकंड आए थे। इस वक्त तक फिल हीथ के अंदर एक ऐसा बिलीव सिस्टम आ गया था कि वो ये सोचा करते थे कि अगर मैं टॉप 2 ओलंपियन बन सकता हूँ तो ऐसा वक्त बहुत करीब है कि मैं मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन भी बन सकता हूँ। और इस बिलीव सिस्टम ने मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन बनने के लिए फिल हीथ को बहुत ज़्यादा मदद करी, क्योंकि फिल हीथ कभी भी अपने आप में ये बिलीव नहीं करते थे कि वो सबसे ज़्यादा गिफ्टेड जेनेटिक वाले बॉडी बिल्डर थे, क्योंकि उन्हें अपने हार्डवर्क पर ज़्यादा बिलीव था। लेकिन हार्डवर्क के साथ जब कभी भी जेनेटिक्स मिलती है, गॉड गिफ्ट चीज़ें मिलती हैं, तो वो अनबीटेबल हो जाती है। और वो हमने 2011 में देखा जब जे कटलर थोड़े से इंजर्ड हो गए और जिसकी वजह से उनकी जो वो एक कंडीशनिंग थी और उनका जो लेफ़्ट हैंड था वो इतना वीक दिख रहा था उस टाइम के पोजिंग कंपैरिजन के अंदर फिल हीथ के सामने, कि फिल हीथ उस साल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपना मिस्टर ओलंपिया चैम्पियनशिप जीती हो और वो भी वन साइडेडली, कि सभी को पता था कि फिल हीथ ही वो जीतने वाले हैं, क्योंकि फिल हीथ बहुत अमेजिंग लग रहे थे। वो 2011 में मिस्टर ओलंपियन चैम्पियन बने और जे कटलर ने उनसे कहा कि अब से लेकर आने वाले काफ़ी लंबे समय तक तुम इस मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन के ताज पर रहोगे और अब से तुम इस ताज के राजा हो। जे कटलर की कही हुई ये बात आगे जाकर इतनी लंबे टाइम तक सच होने वाली थी, ये सभी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन जे कटलर एक एक्सपीरियंस होल्डर, इतने बड़े एथलीट हैं जो रोनी कोलमन के साथ में एक 1-to-1 फेस वाला बैटल किया करते थे, तो अगर उन्होंने ये बात कही थी तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सच्चाई थी और वो चीज़ आगे जाके पॉसिबिलिटीज़ में लोगों ने देखी। 2011 में फिल हीथ फर्स्ट टाइम मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन बने। 2011 से लेकर 2017 तक
फिल हीथ लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बने। कितनी बारी उनके ऊपर ऐसी चीज़ें उठाई गई क्योंकि उनका गट बहुत बड़ा इशू था। काई ग्रीन के साथ हुआ 2014 का जो मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन था, ये सारी चीज़ें बहुत बार इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ कि फिल हीथ को ही क्यों एडवांटेज दिया जाता है, फिल हीथ को ही क्यों जिताया जाता है। 2011 से लेकर 2020 तक का सफ़र उनका कैसा रहा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी, आपको बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस देखना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ऐसी अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे कंटिन्यूसली आती रहती है। फटाफट से वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा के जाए, क्योंकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी और सबसे पहले आप ऐसी अमेजिंग बॉडी बिल्डिंग स्टोरीज़ देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।